नमस्कार विद्यार्थियों, एसवीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कारक के बारे में पढ़ाऊंगा। कारक का पार्ट प्रथम मैंने पहले पढ़ा रखा है। ये पार्ट द्वितीय में सभी कारकों की परिभाषा और उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा। कारक, प्रथम कर्ता कारक। में कर्ता कारक, कर्ता कारक की परिभाषा है, पहले इसकी विभक्ति है ने। कर्ता कारक की विभक्ति है ने। कर्ता कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया मतलब कार्य, जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या परिभाषा है? परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक को ने विभक्ति, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति आती है? ने विभक्ति आती है। ने विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक का लिखता हूं, कर्ता कारक वाले वाक्य कर्ता कारक वाले वाक्य है वो भूतकालिक मतलब कर्ता कारक के जो वाक्य आएंगे वो भूतकाल के वाक्य होंगे। जितने भी वाक्य होंगे वो कर्ता के साथ में नई विभक्ति आएगी और वाक्य होंगे वो भूतकाल के होंगे। काल 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो कर्ता काल के जितने भी वाक्य होंगे वो भूतकाल के वाक्य होंगे। जैसे उदाहरण जैसे मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। तो लिखा ये भूतकाल का वाक्य है, पत्र लिख चुका है और मोहन कर्ता कारक है और मोहन के साथ में ने विभक्ति आ रही। मोहन के साथ में ने विभक्ति और लिखा है ना, भूतकाल का वाक्य है। जैसे दूसरा, रमेश ने पुस्तक पढ़ ली मतलब समय, बीता हुआ समय का वाक्य, भूतकाल का वाक्य और कर्ता के साथ में ने विभक्ति आ रही है तो कर्ता कारक है। इस प्रकार के वाक्य जितने भी आएंगे वो कर्ता कारक के अंदर आएंगे। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है को और कर्म कारक की परिभाषा है वाक्य में
वाक्य में जिस संज्ञा पर वाक्य में जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मोहन ने सोवन को मारा। मोहन ने सोवन को मारा। मारना यहाँ पे क्रिया है और इस क्रिया का फल सोवन संज्ञा पर पड़ रहा है। कर्म क्या हो रहा है? करता है। कर्ता कर्म क्या कर रहा है? सोवन को मार रहा है। तो इस संज्ञा क्रिया का प्रभाव किसकी ओर पड़ रहा है? इस संज्ञा शब्द की ओर पड़ रहा है और संज्ञा शब्द सोवन है और सोवन के साथ में को विभक्ति आ रही है तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। दूसरा, जैसे मदन ने रमेश को पुस्तक दी। अब यहाँ पे कर्म हो रहा है, रमेश को पुस्तक दी और रमेश के साथ में क्या आ रही है? को विभक्ति आ रही है तो इसमें भी कर्म कारक होगा। इस प्रकार तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक विभक्ति है से, के लिए, के या से या के लिए, के लिए नहीं, से या के द्वारा, से या के द्वारा या माध्यम। ठीक है, करण कारक विभक्ति है से, के द्वारा या माध्यम। करण कारक से अपादान में भी आएगा, से करण कारक में भी आएगा। तो करण कारक की परिभाषा है वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया कराता है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया कराता है अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। परिभाषा क्या है? विभक्ति याद रखना, से, के द्वारा या माध्यम। परिभाषा क्या है? वाक्य में, किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता कोई भी कार्य करता है जिसके माध्यम से क्रिया करता है, जिस साधन से वो कार्य कर रहा है उस साधन को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण जैसे सोहन ने कलम से पत्र लिखा। क्या लिखा? कर्ता। परिभाषा है वाक्य में कर्ता कौन है?
सोवन करता है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया कराता है, पत्र लिखना, यहाँ पे पत्र लिखना ये क्रिया हो रही है। और जिस साधन या माध्यम, साधन कौन सा है? कलम। तो कलम के साथ में से विभक्ति आ रही है। तो वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया कराता है, अर्थात क्रिया के साधन को। अब क्रिया का साधन क्या है? कार्य करने का साधन क्या है? कलम। तो इसको क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। साधन कलम है, कलम के साथ में से विभक्ति आ रही है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। माँ ने चाकू से सब्जी काटी। अब कर्ता माँ ने क्रिया के सब्जी काटना क्रिया कर रही है, कौन से साधन से? चाकू से। तो चाकू के साथ में से विभक्ति आ रही है, साधन ये हो गया। तो इस साधन से वो क्रिया कर रहा है माँ, तो इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी वाक्य आएंगे वो कर्ण कारक के अंदर आएंगे। जैसे मोहन ने सुरेश को लकड़ी से मारा, वह गेंद से खेल रहा है, ऐसे वाक्य जितने भी आएंगे तो वो कर्ण कारक के अंदर आएंगे। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। विभक्ति चिन्ह है के लिए। अब संप्रदान का अर्थ है, संप्रदान शब्द संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। परिभाषा, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, भाई संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है के लिए। संप्रदान शब्द का अर्थ, जो संप्रदान शब्द है, इस शब्द का अर्थ है देना। कर्ता किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कार्य करता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है। कर्ता स्वयं अपने लिए नहीं, कर्ता किसी दूसरे के लिए क्रिया करता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ऐसे वाक्य आएंगे, कर्ता स्वयं अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए कार्य करेगा, तो उसमें संप्रदान कारक आएगा। जैसे उदाहरण अपन ले लेते हैं, सोहन माँ के लिए दवाई लाया। अब कर्ता कौन है? सोहन। अब सोहन किसी को कुछ देता है, किसी के लिए कार्य करता है। अब सोहन अपनी माँ के लिए, माँ के साथ में के लिए विभक्ति सुनाया, दवाई लाया। सोहन अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए क्रिया कर रहा है। दूसरे लिए कौन? माँ के लिए कर रहा है, तो माँ के साथ में क्या आ गया? विभक्ति चिन्ह के लिए। तो इस प्रकार के वाक्य आएंगे वो संप्रदान कारक के अंदर आएंगे। दूसरा उदाहरण अपना और ले लेते हैं। रमेश अपनी बहन के लिए खिलौने
खरीदेगा। अब रमेश करता है, करता दूसरे के लिए क्रिया कर रहा है, किसके लिए? बहन के लिए कर रहा है। बहन के साथ में के लिए आ गया, रमेश अपनी बहन के लिए खिलौना खरीदे, दूसरे के लिए कार्य कर रहा है, तो इसमें भी संप्रदान कारक आएगा। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक, इसमें भी विभक्ति आएगी से, परंतु पृथक या अलग, पृथक या अलग होने का बोध होगा या तुलना के अर्थ में। अपादान कारक इसमें क्या है? एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरी वस्तु या व्यक्ति अलग होने का भाव प्रदर्शित करेगा, या दो वस्तुओं के बीच में तुलना का भाव होगा। परिभाषा है वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने के भाव का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। परिभाषा, अपादान कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में, किसी भी वाक्य में अंदर जब कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप जब एक वस्तु या व्यक्ति का, जो भी वस्तु या व्यक्ति होगा या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम होगा, वो वस्तु या व्यक्ति का कोई दूसरी, उसी वाक्य में एक और वस्तु या व्यक्ति होगा, किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का भाव। भाई एक वस्तु, कोई संज्ञा या सर्वनाम वस्तु है, वो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, दोनों के बीच में अलग होने का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। या दो वस्तुओं के बीच या दो व्यक्तियों के बीच कोई तुलना हो, तो वहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। या तुलना का बोध कराए, तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेता हूं, जैसे छात्र कक्षा से बाहर निकले, छात्र कक्षा से बाहर निकले। अब छात्र कक्षा से बाहर निकले, छात्र कक्षा के अंदर थे, अब छात्र कक्षा से बाहर निकले, तो कक्षा और छात्र दोनों में क्या हो गया? अलग होने का बोध। छात्र बाहर आ गई, मतलब वहाँ जगह छोड़ के बाहर आ गए, कक्षा छोड़ के बाहर आ गए, अलग होने का बोध हो रहा है। तो अलग होने का बोध हो रहा तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे दूसरा लेता हूँ,
पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता है वो अलग होना है, अलग हो रहा है, अलग होने का बोध हो रहा है। जैसे छात्र छत से कूदा, तो छात्र छत से कूदा तो अलग होने का बोध हो रहा है। जैसे कोई वहाँ कोई चार वस्तु में से एक वस्तु ले आइए, तो वहाँ पे चार वस्तु में से एक वस्तु लाना है, तो वहाँ पे एक वस्तु अलग होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे वो अपादान कारक के अंदर आएंगे। अगला कारक है, ये हो गया 5 कारक अपादान कारक। ठीक, जैसे ये बता देता हूँ मैं, एक तुलना के अर्थ में भी बता देता हूँ। तुलना के जैसे एक तो अलग होने का अर्थ, तो पृथक होने का बोध कराता है, एक तुलना के अर्थ में। तुलना के अर्थ में जैसे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ, मान लो कविता लवीना से अच्छा गाती है। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होगा। जैसे कविता लवीना से अच्छा गाती है। अभी ये इससे अच्छा गाती है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तुलना के अर्थ में भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अगला कारक है संबंध कारक। इसकी विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये इसकी विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक की। परिभाषा, जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो। क्या लिखा है, जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक। उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति सुना, का, की, रा, री, रे, का, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी, उसी वाक्य के अंदर या तो संज्ञा या सर्वनाम होगा, दूसरा और संज्ञा या सर्वनाम होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, संबंध होगा, संबंध का बोध होगा, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले लेता हूं, जैसे सोहन की बहन पढ़ने में होशियार है। अब सोहन की बहन पढ़ने में होशियार है, यहाँ पे सोहन की बहन, सोहन और बहन, इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, भाई बहन का संबंध है। तो ऐसे संबंध वाला वाक्य भी किस में आएंगे, संबंध कारक के आएंगे। जैसे रमेश के पिताजी आज दिल्ली
जाएंगे रमेश के। अब सोवन की किस में आते हैं? संबंध कारक में। सोवन के, की के भी संबंध कारक में। अब रमेश के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, तो रमेश और पिताजी के बीच में क्या हो गया? संबंध हो गया, पिता पुत्र का संबंध है। तो इस प्रकार संबंध वाला वाक्य भी किस में आएंगे? संबंध कारक। इस प्रकार संबंध कारक। अगला कारक है 7वां कारक, अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति है में, पे, पर या ऊपर। ये संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या है परिभाषा? परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। मतलब वस्तु कहाँ पड़ी है, किस जगह पड़ी है, उस वस्तु का आधार मालूम होता है, तो उसमें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे बालक कुर्सी पर बैठा है। बालक कुर्सी पर बैठा है। अब बालक कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी के साथ में क्या आ रहा है? पर आ रहा है। पर किस में आता है? अधिकरण कारक में। कुर्सी पर बैठा है, बैठना क्रिया का आधार मालूम हो रहा है कि कहाँ पे बैठा है वो? बालक कुर्सी के ऊपर बैठा है, क्रिया का आधार मालूम हो रहा है, तो उसमें अधिकरण कारक होगा। जैसे बंदर डाल पर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? बंदर डाल पर बैठा है, तो क्रिया का आधार मालूम हो रहा है, और डाल पर आता है अधिकरण कारक में। ठीक है, इसमें भी अधिकरण कारक। इस प्रकार जैसे पिताजी घर में पेपर, पिताजी घर में। अब पिताजी आधार मालूम हो रहा है कि कहाँ पे है? घर में है। पिताजी घर में आराम कर रहे हैं, तो इसमें भी अधिकरण कारक होगा। इस प्रकार अगला कारक है 8वां कारक, संबोधन कारक। 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक जैसे ए, अरे, अहो, इस प्रकार के इसके क्या आते हैं? विभक्ति चिन्ह। परिभाषा है वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात उसे संबोधित
संबोधित किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या है? जबकि वाक्य जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाता है या उसे बुलाया जाता है या उसे संबोधित किया जाता है तो उसमें उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में अधिकतर विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर ज़्यादातर विस्मयबोधक चिन्ह ये होता है, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं अपन, उदाहरण लेते हैं, हे प्रभु, यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, ये विस्मयबोधक चिन्ह। इस विस्मयबोधक चिन्ह के द्वारा भी अपन पहचान सकते हैं कि यह संबोधन कारक है। या दूसरा ले लेता हूं, हे राम, हे राम ये क्या अनर्थ हो गया। इसमें भी ये विस्मयबोधक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं, संबोधन कारक हैं। ये राम, हे राम को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है कि हे राम ये क्या अनर्थ हो गया। या फिर अरे 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 भैया क्यों रो रहे हो। अरे भैया, भैया के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह, भैया को पुकारा जाता है कि हे अरे भैया क्यों रो रहे हो। इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे वो संबोधन कारक के अंदर आएंगे। इस प्रकार के से अपने 8 कारक थे, 8 कारक कंप्लीट होता है, कारक का टॉपिक पूरा होता है। कल से अपन नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।